नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सारे लोग। मैं कुछ बैरागी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। साथियों, इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में लास्ट सेशन में हम लोगों ने सरकार के इनकम टैक्स को जाना, सरकार के निगम कर कॉरपोरेशन टैक्स को जाना। मैंने आपको ये बार बार बताया कि निगम कर केवल सामान्य कर नहीं है, वास्तव में ये भारत की आर्थिक समृद्धि का माध्यम है। अगर भारत की सरकार निगम कर की दरों को बहुत ऊंचा रखेगी तो दुनिया की कंपनी भारत में नहीं आएंगी, वो चाइना चली जाएगी और भारत का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगर भारत को दुनिया की कंपनी को आकर्षित करना है, मेक इन इंडिया जैसी परियोजनाओं को सफल बनाना है, तो आपको निगम कर की दरों को कम करना होगा। और निगम कर की दरों को अगर कम करोगे तभी जाके आप बी रेडी इंडेक्स या वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में अच्छा स्थान हासिल कर पाओगे और दुनिया के अंदर आपके देश में व्यापार करने की सुगमता लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो चाहे एफडीआई को आकर्षित करना हो, चाहे दुनिया की कंपनी को, कॉरपोरेशन टैक्स हमेशा एक मेजर रोल प्ले करता है। मैंने आपको एक टास्क दिया था, आप लोग को बताना था कि वास्तव में कौन से देश टैक्स हेवन देश कहे जाते हैं। हेवन का मतलब है स्वर्ग। हिंदी में कहा जाए तो ऐसे देश जो करदाताओं के लिए स्वर्ग के समान है, उसे अपन कह रहे हैं टैक्स हेवन। वास्तव में साथियों, टैक्स हेवन के आमतौर पर दो मतलब निकाले जा सकते हैं। ऐसे देश जिन देश में कंपनियों पर बहुत ज्यादा कम कर या नगण्य कर आरोपित होते हो, उसे अपन टैक्स हेवन देश कहेंगे। जैसे अगर आप दुबई में अपने प्लांट को स्टेब्लिश करते हो, दुनिया के अंदर सिंगापुर में अपने प्लांट को स्टेब्लिश करते हो, तो वहां जाकर आप जितना भी उत्पादन करोगे, प्रोडक्शन का अधिकांश प्रॉफिट आपकी जेब में जाएगा। वहां की सरकार आपसे बहुत ज्यादा पैसा टैक्स के रूप में नहीं छीनेगी। जबकि आप आजादी के बाद देख पा रहे हो, भारत के अंदर भैया आपके प्रॉफिट का लगभग 50% सुपर टैक्स के नाम पर, निगम कर के नाम पर भारत की सरकार छीन रही थी। तो भारत टैक्स हेवन देश था, जबकि मैं बात कर रहा हूं टैक्स हेवन देशों की। टैक्स हेवन में कॉर्पोरेशन टैक्स या बाकी करों की दर बहुत कम होगी। टैक्स हेवन देशों में कॉर्पोरेशन टैक्स और बाकी के टैक्स की दरें भी बहुत कम होंगी। साथ ही साथ इन देशों में जो कर के नियम होते हैं वो भी बड़े सरल होंगे। मतलब वहां की सरकार, वहां का टैक्स डिपार्टमेंट आपको बार बार परेशान नहीं करेगा। जैसे आपने स्विस बैंक का नाम सुना होगा, आपने ये भी बार बार सुना होगा कि भैया संबंधित व्यक्ति बहुत अमीर है, इसका पैसा स्विस बैंक में रखा हुआ है। अब सारे लोग स्विस बैंक में क्यों जाते हैं भैया? क्या वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है? नहीं। वहां पर पैसा रखने के बाद वहां की सरकार आपको बार बार परेशान नहीं करती। यही कारण है कि ब्लैक मनी को होल्ड करने वाले लोग कई बार अपने ऑफशोर अकाउंट खोलते हैं, भारत से बाहर अपने खाते खुलाते हैं और भारत की सरकार से बचने के लिए, टैक्स डिपार्टमेंट से बचने के लिए अपने पैसे को दुनिया के टैक्स हेवन देशों में मैनेज करवाते हैं। वास्तव में ऐसे देशों को अपन टैक्स हेवन कहेंगे। भारत को भी टैक्स हेवन बनना चाहिए। अगर भारत टैक्स हेवन बनेगा तो दुनिया की कंपनी या दुनिया के लोग भारत में आएंगे, निवेश करेंगे और भारत का मजा ही मजा आपको देखने मिलेगा। खैर, अगर भारत को और ज्यादा वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करना है तो भैया मोदी जी को क्या करना चाहिए? मोदी जी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिनको हमें मेंस एग्जाम में लिखना होगा। जैसे यहां पर आपको एक शब्द देखने मिल रहा है, उसका नाम है टैक्स हॉलिडे। भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए टैक्स हॉलिडे अनाउंस किया है। ये क्या होता है भैया? अगर कोई विदेशी कंपनी जो भारत के अंदर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्टेब्लिश करती है, भारत में अपनी प्रोडक्शन यूनिट को स्टेब्लिश करती है, तो कुछ कंपनियों को आकर्षित करने के लिए उनके लिए 0% टैक्स का फॉर्मेट हम उनको ऑफर करेंगे कि अगर आप आओ तो 10 साल तक हम आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। 10 साल तक मजे से आपको भारत में उत्पादन करना है और भारत में आपको रोजगार प्रोवाइड करना है। साथियों, दो बातें बड़े क्लियरली समझना। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में आएगी और अगर आप उसको कम टैक्स आरोपित कर रहे हो, केवल उसको बुलाने की बात कर रहे हो, तो हमारा फायदा है। कैसे? ये विदेशी कंपनी अपने साथ पैसा लेकर आएगी, अपने साथ दिमाग लेकर आएगी और उत्पादन करेगी भारत में। कोई भी विदेशी कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी भारत में अपने साथ श्रमिकों को बांधकर नहीं लाती। वो श्रम ढूंढेगी भारत में, यानी भारत के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। जब भारत के लोग को रोजगार मिलेगा तब इनके ऊपर सरकार लगा देगी भैया इनकम टैक्स। तो अगर आपने कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स माफ कर दिया तो देश की जनता के बीच में रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी और रोजगार प्राप्त करने वाली जनसंख्या, सारा रोजगार प्राप्त करने वाली जनसंख्या अच्छा खाना खाएगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, जीएसटी और इनकम टैक्स जैसे टैक्स भरेगी, तो भारत सरकार को तो फायदा ही होना है। इसलिए हम बार बार समझा रहे हैं कि टैक्स हॉलिडे जैसे काम करना चाहिए। गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में बनाया गया है, ऐसी सिटी को डेवलप करना चाहिए।
सर ये गिफ्ट सिटी क्या होता है? वास्तव में भारत की सरकार कुछ क्षेत्रों को डेवलप कर रही है, जिसे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन कह सकते हो, क्लस्टर डेवलपमेंट मॉडल बोल सकते हो, गिफ्ट सिटी जैसे क्षेत्र बोल सकते हो, जहां पर वैश्विक कंपनी आएंगी, अपने आईटी सेल को स्टेब्लिश करेंगी, अपना ऑफिस खोलेंगी, भारत में अपना सेटअप स्टेब्लिश करके अपने कारोबार को यहां से संचालित करेंगी। अगर कोई कंपनी गिफ्ट सिटी में जाती है तो भैया उसको निगम कर बहुत कम देना है, सरकार के माध्यम से उसे कई सारे बेनिफिट्स प्रदान किए जाएंगे, जिससे सीधी बात है विदेशी कंपनी प्रोडक्शन भारत में करेगी और भारत के लोग को रोजगार देगी, और इससे भारत के इंडस्ट्रियल सेटअप, भारत की जीडीपी और भारत के समाज का विकास होगा। तो ये कुछ तरीके हैं देश के अंदर देश को विकास करने के, विदेशी कंपनियों को आकर्षित करके। तो मैं आशा करता हूं आपको निगम कर का मतलब और उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। एक सामान्य कर की तरह नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ के टूल के रूप में आपको निगम कर को देखना चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आप लेटेस्ट बजट को पढ़ते हो भारत सरकार के, जो अभी 1 फरवरी को पेश किया गया है, उसमें निगम कर सरकार का दूसरा बड़ा इनकम प्राप्त करने का साधन है। तो बढ़िया शानदार मामला आपको देखने मिलता है। चलिए आज हम कुछ दूसरे करों के बारे में बात करते हैं। ये दोनों कर भी जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये केंद्र सरकार के डायरेक्ट टैक्स कहे जाते हैं। पहला आपको मामला देखने मिलता है मेट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। क्योंकि साथियों आप लगातार अभी 2 दिनों से निगम कर की बातें सुन रहे हो, तो मेट को समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्या होता है मेट? मान के चलो मैं भारत के अंदर एक कंपनी हूं, लेकिन मैंने अभी धीरे धीरे अपनी कंपनी को डेवलप करना स्टार्ट किया। मतलब मेरा जो उद्योग है अभी वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। और पक्की बात है साथियों, अगर कोई प्राइमरी स्टेज में उद्योग होगा, वो एकदम से प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। अभी स्टार्टिंग में जब उद्योग खुलता है तो वो ब्रेक इवन करने की बात करता है। ब्रेक इवन का मतलब जितना जेब से पैसा लगाया है या जितना जेब से हर महीने रेंट में, मजदूरों की सैलरी बांटने में पैसा लग रहा है, अगर उतना ही पैसा निकल जाएगा तो भी भैया उद्योग सरवाइव कर जाता है, एकदम से उसको प्रॉफिट नहीं होता। अब जैसे ही साथियों मैंने धीरे धीरे अपने उद्योग को प्रॉफिटेबिलिटी में लाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे बहुत छोटा सा पैसा मुझे लाभ के रूप में प्राप्त हुआ, भारत सरकार ने मेरे ऊपर लगा दिया बहुत ज्यादा निगम कर या कॉर्पोरेशन टैक्स। अब साथियों ज्यादा निगम कर लगेगा तो क्या होगा? अभी मेरा उद्योग धीरे धीरे प्रॉफिट प्राप्त कर ही रहा था, उतने में सरकार ने मेरे ऊपर 40% टैक्स ठोक दिया, तो मेरी जेब फिर से खाली हो गई। साथियों जो छोटे उद्योग होते हैं वो सरकार से विनती करते हैं कि हे प्रभु, अभी तो हमारा उद्योग छोटा ही है, हम कोई टाटा बिरला की तरह बड़े नहीं बन गए, तो प्लीज तुमसे निवेदन है कि हमारे ऊपर ये कॉर्पोरेशन टैक्स तुम जो 40% का लगा रहे हो, प्लीज हम पर मत लगाओ। तुम टाटा अंबानी जैसी कंपनियों पर इतना बड़ा बड़ा कर लगाते हो, वो देख सकते हैं, उनकी हैसियत है। हम तो छोटे से उद्योग है, अभी तो हमारा पेट का लालन पालन ही नहीं हो पा रहा, तो प्लीज सरकार से निवेदन है कि हमें कुछ ना कुछ टैक्स में छूट दी जाए, टैक्स में राहत दी जाए। भारत की सरकार ने सोचा अगर ऐसे छोटे उद्योगों पर ज्यादा कर लगा देंगे तो सच में ये ऐसे उद्योग बंद हो जाएंगे, इनमें डिस्करेजमेंट छा जाएगा, हतोत्साहन होगा। जब भारत के अंदर ऐसे छोटे उद्योग नहीं पनप पाएंगे, नहीं आगे बढ़ पाएंगे, तो हो सकता है भारत की जीडीपी ग्रोथ नकारात्मक हो जाए और भारत में बेरोजगारी फैल जाए। तो सरकार सोचती है ऐसे छोटे छोटे उद्योग को समर्थन देने के लिए, इनकरेजमेंट देने के लिए, इनको हम 40% नहीं, इनको हम शून्य टैक्स कंपनियां मान लेते हैं। ऐसे छोटे उद्योग जिनको पनपने में समर्थन देने के लिए सरकार उनको टैक्स में छूट देती है कि जाओ, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। ऐसी कंपनियों को जीरो टैक्स कंपनियां कहा जाता है कि सरकार ने तुम्हें छूट दे दी है। अब कहानी आगे बढ़ी, कई सारी कंपनी, जैसे मेरी कंपनी थी, मैंने सरकार से विनती करी और सरकार से मैंने विनती करके खुद की कंपनी को जीरो टैक्स कंपनी बना लिया। लेकिन धीरे करते करते अब मेरा प्रॉफिट बढ़ते चला गया। सरकार ने फोन किया कि कुछ सर तुम्हारी कंपनी अब अच्छी बन चुकी है, अब तुम्हें वापस से 40% का निगम कर देना होगा। मैं सरकार के पैरों में गिर जाता हूं कि प्रभु, मेरी कंपनी पहले से अच्छी हुई है, इसका मतलब नहीं कि तुम टाटा मनी वाला टैक्स मुझे लगाओगे। सर प्लीज, मैं 0% अभी तक टैक्स दे रहा था, मतलब आपको कोई भी टैक्स नहीं दे रहा था, आप थोड़ा बहुत मुझ पर टैक्स लगा दीजिए, लेकिन 40% जैसा निगम कर मुझ पर आरोपित मत कीजिए। तो सरकार सोचती है चलो ठीक है भैया, छोटी कंपनी है, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट कमाया है, तो इसके ऊपर निगम कर आरोपित ना करते हुए, लेकिन इस कंपनी से पहले हमने कोई भी टैक्स नहीं लिया है, लेकिन अब लेने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अब ये प्रॉफिट कमा रही है। तो ऐसी जीरो टैक्स कंपनियां जो अभी तक सरकार को टैक्स नहीं दे रही थी लेकिन वर्तमान में प्रॉफिट में आ चुकी हैं, इनसे रेवेन्यू वसूल करने के लिए सरकार इनसे कहती है तुम्हें निगम कर नहीं, निगम कर के स्थान पर एक छोटा सा मिनिमम अल्टरनेटिव, मतलब उसकी जगह पर इसको देना है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स देना है। इसी को आप मेट के रूप में जानोगे, और मेट मतलब है 18.5%।
18%। 40% नहीं देना भैया, केवल 18% दो और अपने घर जाओ, हमें भी जीने दो, तुम भी जियो। समझ पा रहे? मतलब सरकार ने छोटे उद्योग जो पनप रहे थे उनको टैक्स में राहत भी दे दी और जीरो टैक्स के ऊपर 18.5% लेके अपने रेवेन्यू को बढ़ा भी लिया। इसके लिए आपको मेट को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि निगम कर की जगह पर मेट का कॉन्सेप्ट बड़ा ही फेमस हो गया। वास्तव में साथियों, मेट के अलावा हमको आज एक और टैक्स को समझना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स के अंदर ही रखा जाता है। कौन सा नाम है भैया? अगला है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये इसे कहा जाता है एसटीटी। आप बोलोगे सर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का मतलब क्या है? तो आमतौर पर अगर कभी आप लोगों ने शेयर बाजार में शेयर खरीदे बेचे हैं तो इसका संबंध आपको शेयर बाजार से देखने मिलेगा। लेकिन हो सकता है आपने अगर शेयर बाजार में कभी काम नहीं किया है तो आपको समझने में दिक्कत आए। तो चलिए मैं आपके लिए आसान कर देता हूं मामला। पक्के से आपने कभी ना कभी फोन पे तो चलाया होगा, गूगल पे तो चलाया होगा, और पक्के से आप लोगों ने फोन पे से अपने फोन को रिचार्ज तो किया होगा। भैया एक जियो का प्लान आता है 299 रुपए का। 299 के माध्यम से आपको 1.5 GB डेटा मिलता है, एक महीने में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है। लेकिन जैसे ही साथियों आप 299 का रिचार्ज करते हो तो आपके अकाउंट से कटते हैं 300 रुपए। मतलब दिखने में तो रिचार्ज आपको 299 का देखने मिलेगा, लेकिन जब आप अंतिम फाइनल पेमेंट करोगे तब आपको 300 रुपए का पेमेंट करना होगा। आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं मैं भैया, 299 के रिचार्ज को आपने 300 में क्यों खरीदा? क्या आपके साथ फ्रॉड हुआ है? नहीं, वास्तव में प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको सेवा देने का एक शुल्क लिया जाता है। प्लेटफॉर्म ने आपसे चार्ज लिया कि 299 का तो रिचार्ज अंबानी के पास जाएगा, लेकिन 1 रुपए फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के पास इसकी प्लेटफॉर्म फीस आपको देनी पड़ेगी, तब जाके आप मोबाइल रिचार्ज करा पाओगे। तो वास्तव में साथियों यहीं पर क्रिस्प है कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेन देन करते हो तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म भी अपना चार्ज काटता है। सेम उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट के अंदर शेयर को बेचते हो तो क्योंकि आप किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर को बेच रहे हो तो वो प्लेटफॉर्म भी आपसे चार्ज वसूल करने की बात करता है। एक हो गया चार्ज जो प्लेटफॉर्म ले रहा है, जैसे मान के चलो आप एंजल ब्रोकिंग सर्विस ग्रो ऐप के माध्यम से कर रहे हो। जब आप किसी शेयर को बेचते हो शेयर मार्केट में, तब सरकार कहती है क्योंकि भैया तुम शेयर को बेच रहे हो तब तुम्हें हमको एक टैक्स देना पड़ेगा जो कि डायरेक्ट होने वाला है। कब होने वाला है? जब भी शेयर को बेचोगे तब सीधे आपके ऊपर एक कर लगेगा, उसी का नाम है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। समझने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि भैया प्लेटफॉर्म फीस जैसे कटती है ना, बिल्कुल नॉमिनल सी, मतलब 300 पे 1 रुपया कट गया, कुछ पैसा कट गया, वैसे ही यहां पर आपको 0.1% जब आप शेयर को बेचोगे तब आपको ये टैक्स सरकार को देना होगा। अच्छा, जब आप शेयर को बेचोगे आपको हो सकता है दो चीजें देनी पड़े, एक ग्रो ऐप जैसे प्लेटफॉर्म को सर्विस चार्ज देना पड़े और एक भारत सरकार को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़े। प्रश्न आता है कि सर ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया क्यों गया? क्योंकि भारत के अंदर कई सारे लोग क्या कर रहे थे, सुबह शेयर खरीदते हैं, शाम को बेच देते हैं, शाम को लेते हैं, कल बेच देते हैं। मतलब देश के अंदर कोई भी व्यक्ति स्टेबल इन्वेस्टर नहीं बन पा रहा, वो फ्रिक्वेंटली शेयरों को खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, और इससे शेयर बाजार डिम हो जाता है। शेयर बाजार में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता, कोई प्लानिंग नहीं हो पाती। तो इस चीज को रोकने के लिए कि तुम बार बार शेयर को ना बेचो, इसलिए तुम पे थोड़ा बहुत टैक्स लगा दिया जाए। इसलिए सरकार ने यहाँ पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। सीधी बात है भैया, जब भी शेयर बेचोगे, चाहे तुम्हें लाभ हो चाहे नुकसान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने वस्तु बेची तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, बहुत नॉमिनल सा, उसे अपन बोलेंगे भैया सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। साथियों मैं आशा कर रहा हूं आपको मेट और एसटीटी दोनों का मतलब समझ में आया होगा। अगर लगातार आप सेशन को ज्वाइन रखना चाहते हैं तो देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है भैया। मेरे सारे लेक्चर, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, मल्टीपल एग्जाम हो, आपको शानदार लेक्चर्स देखने मिलेंगे। हम और भी आपके लिए शानदार प्लानिंग कर रहे हैं, आपको लगातार हमारे प्लेटफॉर्म जुड़े रहना है। आपकी सारी तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपन्न हो जाएगी। तो भैया देवाशीष सर से पढ़ना चाहते हो तो कॉम्बो ऑफर का वर्णन भी यहाँ पर दिया जा रहा है। सर की क्लास को ज्वाइन करना है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, यहाँ कूपन कोड दिया गया है। सारी चीजें आपको मिलेंगी करंट अफेयर्स से स्टैटिक जीके तक। भी आपको जुड़े रहना है, लगातार पढ़ते रहना है। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।